गुजरात की जो स्थिति इस समय आई है हेल्थ और एजुकेशन को लेकर, वो बदतर राज्यों की है, जिसको ये कहते हैं कि हमारा बहुत हम चरम और चमन है, वो केवल आपकी शहरी ग्लैमर है। डेटा सामने आ रहे हैं, इस पे कोई बात न करे तो हम शेर को खिलाएंगे, कुत्ते को खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, सब करेंगे, ईवीएम स्कैम करेंगे। बिल्कुल 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 आप सही कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत पुलवामा करेंगे, गुजराकोंड करेंगे को लेकर। और उसमें भी औरंगजेब को सामने क्यों लाया जा रहा है, इस वक्त क्यों लाया जा रहा है? ठीक है, किसी ने कह दिया बात जी, बात हो गई, आई गई हो सकती थी, लेकिन पूरे मीडिया में तमाम चैनलों पर औरंगजेब को लेकर मैं भी आपको सच बताऊं तो लगभग आधे घंटे 1 घंटे तक सोचता रहा कि औरंगजेब को हम भी इस कार्यक्रम में लेकर आए क्या, और ला रहे हैं तो फिर हमसे भी लोग वही कहेंगे कि आप भी तो वही कर रहे हो। लेकिन दूसरा पक्ष, औरंगजेब गया, जेटली भी गया, इलेक्शन स्कैम वाला भी गया, इसलिए इलेक्शन फंड वाला स्कैम वाला आने की जरूरत पड़ रही है भाई। जी जी है ना, तो हमको ये मुद्दा उठाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप इतने सारी चीजों पे जो मुल्क के सवाल है उस पर आप पर्दा डालना चाहते हो, इसलिए औरंगजेब जिसके घर से कोई सफाई देने नहीं आएगा। अरे भाई, हिंदुस्तान का कोई मुसलमान अपने को औरंगजेब का उत्तराधिकारी कहता ही नहीं है, औरंगजेब को कोई नहीं पूछता है ना। आप दिल्ली की बात करो, जिसको दिल्ली के कंस्ट्रक्शन नहीं मालूम, जब 1912 में सेंट्रल दिल्ली को लुटियंस ने डिजाइन किया था, तो उसने कोशिश की थी कि इंडिया गेट से निकलने वाली जितनी सड़कें हैं उसमें उन सभी राजाओं के नाम रखे जाए जिन्होंने कभी न कभी दिल्ली में शासन किया। इसलिए उसमें औरंगजेब का नाम भी है, उसमें फिरोज शाह का नाम भी था, उसमें बाबर का नाम भी था। लेकिन ये सब अकल के क्या कहा जाए, इतने अधिक विकलांग है ये कि किसी के तर्क और उसके कारकों को नहीं समझना चाहते। हम शौचालय पे औरंगजेब का फोटो लगा रहे, भाई कौन विरोध करेगा? औरंगजेब किसी का भगवान नहीं देश में, कोई मुसलमान भी उसके पक्ष में नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन इनको मुद्दा चाहिए। अब आप देखिए, पूरा जो कोठा मीडिया है वो सबसे चर्चा करा रहा है। भाई, आप मुख्य मुद्दों पर मणिपुर पे आप चर्चा नहीं कर रहे, साउथ के विभाजन पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, महंगाई पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, जो आपका पूरा कोलैप्स हो गया तंत्र उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। और हमारे जो एक लाइन और जोड़ो राजीव जी, यानी सबसे आश्चर्य तो होता है जो हमारे न्याय मूर्ति हैं, पता नहीं है मूर्ति कब खंडित होंगी यार। न्याय मूर्ति कह रहे हैं कि यदि आपको ऑफिस में कोई मियां मियां बोल दे और आपको कोई पाकिस्तानी बोल दे तो बुरा तो है, लेकिन गलत नहीं है, आप समझ रहे? और लेकिन यदि मैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोलती हूँ तो अभी योगी जी मुकदमा कायम करके बुक कर देंगे। भाई, जब वो गलत ही नहीं है, वो पता नहीं किस तरीके की मूर्ति है। कहता था पहले कि भाई गोली मारे सालों पे तो फिर मुस्कुरा के बोला ना, तो कुछ गलत थोड़ी ना हो रहा है ना। तो ये सब लोग जो संघी कोटे से भर गए, ये मूर्तियों का पता नहीं क्या होगा। हमने तो मंदिर समझ के माथा झुकाया था, क्या पता था भेड़िए की मांग होगी सतपथ। रियली है, अदालत की ये स्थिति है समय। YouTube प्रीमियम जी, बिल्कुल बिल्कुल। भारत शर्मा जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, मुझे तो आ रही है, आप आ रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज भी बिल्कुल टनाटन आ रही है। भारत जी, क्या कहेंगे आप, जब इस देश में बहुत कुछ चल रहा है, वैसे में ऐसे मसलों को सामने लाकर आखिर कितना बचना चाहेगी, कितना बचाव कर रही है या उलझ रही है यहाँ मोदी सरकार? तो आप क्या चाहते हैं, टैरिफ बार पे चर्चा करें? क्या चाहते हैं आप? अभी एक नया अभी आरएसएस एक नया प्रोग्राम शुरू करने वाला है, मुगलो भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो में तो बेचारे शामिल हो नहीं पाए थे। मुगलो भारत छोड़ो, हाँ, एक नया कैंपेन शुरू होने वाला है। मेरे एक रिश्तेदार का मैसेज आया छावा फिल्म देख के, वो मेरे को बोला यार, मतलब वो जो आरएसएस वाले जो व्हाट्सएप पे भेजते हैं कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और वामपंथियों ने इतिहास बहुत गलत लिखा। मैंने कहा अपन इतिहास बदल देते हैं। मैंने कहा एक लाइन बदल देते हैं कि एक हिंदू राजा सिंधिया ने दूसरी हिंदू राजा लक्ष्मीबाई का साथ 1857 की क्रांति में दिया था, और बहादुर शाह जफर की गद्दारी की वजह से लक्ष्मीबाई मारी गई। अब ये सुन के वो मेरे से कहने लगा हिंदू गद्दार है। मैंने कहा हिंदू गद्दार कहाँ से हो गया? तो वामपंथियों ने गद्दार बनाया है। तो असल में होता यह है कि आप अगर तर्क की जरा से इनसे बात कर दें तो ये भाग जाते हैं, है ना। अब जिस किताब की आप बात कर रहे थे वो विशंबर नाथ पांडे की किताब है, जिन्होंने
जो प्रयागराज के मेयर रहे थे और बाद में उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे थे, उनकी अपन ने पूरा जो अपना साप्ताहिक पेज है उसके ऊपर अपन ने उनका पूरा आर्टिकल छापा था, काफी बड़ा वो आर्टिकल है, जिसमें औरंगजेब की वसीयत भी है। औरंगजेब की कोई समाधि नहीं है। औरंगजेब ने ये कहा था कि मतलब एक वो ऐसा राजा था, हालांकि कोई ये तारीफ और उसकी बात नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हर राजा का अपना कुछ ना कुछ विशेषता होती है। तो वो उसके बारे में कहा जाता है जैसे वो टोपी सिल के करता था, शासन से कुरान लिखता था हाथ से और उसको बेच के खर्चा चलाता था, शासन का पैसा नहीं लेता था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें। और बाकी तो पाठक जी ने और पंकज भाई ने बताया है कि देखिए हर राजा का अपना कुछ न कुछ इतिहास है। और हमारे देश में बड़ी आसानी के साथ ये लोग मुगलों को लेकर या मुसलमानों को लेकर जो एक लंबा दुष्प्रचार कर रहे हैं, ये उसी का एक हिस्सा। और ये ऐसी लॉलीपॉप है हिंदुओं के लिए। मोदी का ईवीएम स्कैम का इतिहास है। बैठकर और फिर उसके बाद वो अपनी सारी समस्या भूल जाते हैं। तो चाहे शेयर मार्केट की आप बात करें, मैं भी आपको बता रहा था एग्रीकल्चर इस बार हमारे इलाके में पूरे ये डीएपी उपलब्ध नहीं करा पाए किसानों को। तो इस बार तेल का बड़ा संकट होने वाला है, क्योंकि 40% तो तिलहन की बुआई कम हुई है। और अभी जो ओला पानी हुआ, अभी एक हफ्ते पहले, मतलब 3 दिन पहले जो ओला पानी हुआ उसमें गेहूं की फसल चौपट हो गई है। ये ऐसी चीज है जिसके ऊपर ना अखबार छाप रहे हैं, ना कोई टीवी चैनल पे डिस्कशन होता है। और सरकारों की तो बात ही क्या करना, वो तो अभी अपने जो कुंभ के जो उसमें जो अभी 3 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं, और जो मल्लाहों ने और रिक्शे वालों ने और हाथ ठेले वालों ने भी सवारियां वहां ढोई है, मुझे मालूम है। वो बहुत सारे बुजुर्ग थे बेचारे जो नहीं जा पा रहे थे, उनको ठेलों पे बैठा के। तो अब मोदी जी अगली बार और योगी जी अभी बताने वाले हैं कि हाथ ठेले वालों ने कितना पैसा कमाया उसमें। और जो आपके होटल वाले थे, 2000 रुपए का कमरा उन्होंने 10-10 हजार रुपए में टेका था लोगों को। एयरपोर्ट से स्नान घाट तक टैक्सी 20,000 रुपए वसूली है एक बार। कुंभ मेला, चीटिंग मेला, पृथ्वी मेला, वो कितना करोड़ कमाए होंगे। तो ये सारे आंकड़े मुझे लगता है इससे जनता को फील गुड होगा, लोगों को पता पड़ेगा कि नहीं कुंभ से भी कमाई होती है। जरूरी ये नहीं है कि आप शेयर मार्केट से ही कमाई करें, जरूरी नहीं है कि आप इंडस्ट्रियल उत्पादन से ही कमाई करें, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप एग्रीकल्चर से ही कमाई करें, आप कुंभ में भी कमाई कर सकते हैं। तो ईवीएम स्कैम से भी कमाई होती है, इलेक्शन स्कैम फंड से भी कमाई होती है। वहां पर भी ये बात उठ गई है कि मुसलमानों को दुकान नहीं लगाने देना है जी। तो वहां पर भी हिंदू वहां पर भी कमाई करने वाला है। तो ये सारा मतलब इस समय मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जितना फील गुड का माहौल चल रहा है, इतना पूरी दुनिया में कहीं नहीं चल रहा होगा। आज हमारे कनाडा वाले, उन्होंने ट्रूडो ने इनके ऊपर टैरिफ ठोक दिया, अमेरिका के ऊपर। अमेरिका, कनाडा और चीन के ऊपर टैरिफ ठोक रहा है। हमारे मोदी जी जाके टैक्स कम करके चले आए। उन्होंने अंग्रेजी शराब, अमरीकी शराब भी सस्ती कर दी, जिससे लोग आराम से, जिनको धर्म का नशा नहीं हो रहा वो दारू का नशा कर ले। बाकी जो लोग हैं वो ठीक है, उनको अब इलेक्ट्रॉनिक कार भी उन्होंने बस की सस्ती कर दी है, टैक्स उस पर कम कर दिया। तो मोदी जी भी कुछ करके आए हैं, ऐसा थोड़ा ना है कि मोदी जी की बात ही नहीं लोग करते हैं। इतना अच्छा काम वो करके आए। बाकी लोग जो बात कर रहे हैं ठीक है, युद्ध चल रहा है, अडानी का काम करके आए, अडानी का स्कैम है नहीं, इसीलिए आए थे। उसके बाद अपन देखेंगे जब हिंदू बचेंगे उसके बाद हम सारी लड़ाई हम लोगों की खत्म हो जाएगी और आसानी से हम इस देश के अंदर रहेंगे जी। पूरा कुल मिला के मोदी जी का फार्मूला ये है। बाकी समस्या ठीक है, बहुत सारी समस्या पंकज भाई ने बताई अभी। नॉर्थ ईस्ट भी चल रहा है, साउथ भी चल रहा है, बेरोजगारी भी भयानक है, वो ठीक है, वो सब चलता रहता है। 4000 स्कैम चल रहा है, ईवीएम स्कैम चल रहा है। क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब। मैं एक दो संशोधन है। एक तो मेरी अपनी गलती है, मैं उसे दुरुस्त कर दूं, देर हो जाएगी उससे पहले। मैं शुरू में राजा मान सिंह का नाम ले गया था, दरअसल में औरंगजेब के दरबार में मिर्जा राजा जय सिंह थे, मान सिंह तो अकबर के दरबार में थे, जल्दी में गलत कह गया। और ये मिर्जा राजा जय सिंह वही हैं जिनके बेटे असम में जो सराय घाट का युद्ध था, जो लाचित बड़फुकन असम के महानायक माने जाते हैं, उसमें मिर्जा राजा जय सिंह के बेटे सवाई राम सिंह प्रथम ने अगुवाई की थी औरंगजेब की सेना की। एक दफा नरेंद्र मोदी जी असम में जाकर के आए थे कि लाचित बड़फुकन ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, जबकि वो लड़ाई मुगलों के साथ हुई थी। दूसरा संशोधन भारत भाई एक ये है कि औरंगजेब का मकबरा है, उसकी मौत 1707 में अहमदनगर में हुई थी,
बाद कच्चा में उसका मकबरा है। शव को कच्चा मकबरा है। अच्छा, मैं उसी पर आ रहा हूँ, कच्चा। उसी पे आ रहा हूँ, उसी हाँ, पे। कच्चा है। औरंगाबाद जिले में, हाँ, जैसे बाकी औरंगाबाद राजाओं का जिले बना में वैसा नहीं है। जी बिल्कुल, उस क्यों नहीं बना वो भी। औरंगाबाद जिले में खुलदाबाद नाम का एक कस्बा है, वहां पर उसके शव को अहमदनगर से लाया गया और उसके जो गुरु थे शेख जैनुद्दीन, उनका जहां पर मकबरा है उस परिसर में ही उसे दफनाया गया। और अपनी वसीयत में औरंगजेब खुद लिख कर गया था कि बिल्कुल अचिन्हित रहना चाहिए। उसने कहा था कि आइडेंटिफाई नहीं होना चाहिए कि कौन सी मेरी कब्र है। लॉर्ड कर्जन ने जब लॉर्ड कर्जन ने फिर उस पर संघर्ष, जी मैं ये कह रहा था, उस किताब में बाबर का भी वसीयतनामा है जिसमें उसने गौ रक्षा और धर्म की उसकी बात की है, जो धौलपुर के किले पर बैठकर लिखी गई थी। और उसमें बाबर का वसीयतनामा भी है जो हम लोगों ने उस समय छापा था। दूसरी जो आप इतिहास की बात कर रहे हैं, खानवा का जो युद्ध हुआ था उसमें हसन खां मेवाती राणा सांगा के साथ लड़े थे। आप अभी चले आइए तो वहाँ पे म्यूजियम बना हुआ है, उसमें हसन खां मेवाती को राणा सांगा के बराबरी का दर्जा दिया गया है। और राणा सांगा जिसको 84 घाव हुए थे उसको बाद में उन्हीं ठाकुरों ने जहर दे के मारा था, जो जब वो उनको बचा के ले गए थे। तो इतिहास में तो ये सब चलता है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब की लड़ाई में भी तो औरंगजेब के साथ हिंदू तमाम सारे सेनापति और राजा थे, और शिवाजी महाराज के साथ औरंगजेब हिंदू था। उनकी सेना में बड़े बड़े ओहदेदार मुसलमान थे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ। तो वो लड़ाइयां धर्म की लड़ाइयां नहीं थी, राजाओं की आपसी लड़ाइयां थी। जी जी राजीव जी प्लीज। जी जी किला रोड पर एक दरगाह है राकेश भाई, वहां पर शिवाजी महाराज छुपे थे। वहां पर वो जो देग था, उस देग में शिवाजी महाराज जब औरंगजेब की उससे छूट के आए थे वहां छुपे थे। और वहां का जो वो था, जो भी करता धरता थे, उन्होंने उनकी मदद की थी। उन्होंने ये कहा था कि भैया ये खुदा का घर है, यहाँ पर मैं जांच नहीं करने दूंगा। जब सैनिक आए थे तो शिवाजी को उन्होंने बचाया था और उसके बाद बचा के वहां से उन्होंने इनको भेजा था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि औरंगजेब की विचारधारा हिंदू थी। इसको कौन मानेगा? इतिहास तो वही है जो व्हाट्सएप पर आए और जो मोदी जी कहे वही इतिहास है। जो मोदी जी कहे वही इतिहास है। वही इतिहास। जी प्रशांत जी, इसमें सब स्कैम है। आपने यहाँ वो लगा दी हिस्ट्री क्लास, जी और हिस्ट्री क्लास में आप निकल जाते थे फुटबॉल खेलने। खैर देखिए, मतलब मूल मुद्दे पर आते हैं कि क्यों औरंगजेब। जरा एक हम लोग सब लोग होमवर्क करें, हमारे दर्शक भी होमवर्क करें। आजकल इंटरनेट में सब अवेलेबल है। The Federal Reserve आप अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स देखें, वॉशिंगटन पोस्ट देखें, CNN देखें, यूरोप के चैनल देखें, BBC देखें, चैनल 4 देखें, फ्रांस का लीमॉन देखें, डेर सेगल देखें, जर्मनी का, ये विकसित देशों के अखबार हैं। क्या इनके इतिहास में नहीं जी रहा जी? वो तो औरंगजेब तो बहुत पुराना था, वो हिटलर की बात भी नहीं कर रहा जर्मनी में आज। सवाल ये है कि वो आज के मुद्दे क्या हैं? आज का मुद्दा ये है कि ट्रंप ने कह दिया है कि 2 अप्रैल से टैरिफ लगा देंगे। मोदी जी के सामने कहा, ये कुछ नहीं कर पाए। चाइना ये कह रहा है लगा के देखो, और कनाडा कह रहा है कि हम भी लगाएंगे। हमारे मोदी जी शांत खड़े थे। तो ये फर्क होता है, जब आप शीशे के पीछे से शेर की तस्वीरें खींचते हैं ना, तो आपका जो हिम्मत है वो शीशे के पीछे चली जाती है। आपको देश की गौरव, देश की आत्मसम्मान का आपको ख्याल नहीं आया कि आप बस स्कैम के पीछे हिम्मत नहीं होती। आपके देश के लोगों को हथकड़ी और बेड़ी पहना के भेजा जा रहा है। आप खामोश हैं। वहां आपसे कहा जा रहा है कि हम भी टैक्स लगाएंगे। 70,000 करोड़ का बर्डन आने जा रहा है 2 अप्रैल के बाद राजीव जी। यहाँ की स्टील, एल्युमिनियम, डायमंड, इंडिया तो चला जाएगा, वो मिलिट्री शासन आएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, हमारा GDP गिरेगा, स्टॉक मार्केट में तहलका मच जाएगा, डेमोक्रेसी गिरेगा, रुपया गिरेगा और देश भी चला जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
सबसे गरीब प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं भारत में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 35वां स्थान है। जिस बुलडोजर की बात करते हैं वो इंग्लैंड में बनता है। जेसीबी इंग्लैंड की कंपनी है। इनके पास तो साइकिल भी नहीं है अपनी। भाई आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश निश्चित गलत हाथों में चला गया है, यानी औसत आयु 67 वर्ष है। केरल की 77 है, 77, 10 साल का फर्क है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में, जीएसटी के कंट्रीब्यूशन में कहाँ हैं आप? पर झूठ बोलने में तो फर्स्ट नंबर है ना। भी मैं कह रहा हूँ कि बुलडोजर जिस पे खड़े हुए हैं वो भी इंग्लैंड का ही है। उसी इंग्लैंड का जो 200 साल गुलामी जिसने की कराई हमारी। कौन सा प्राइड है? एक मरे हुए आदमी को आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो? उसका वजह क्या है कि जातिवाद जनगणना। अभी पंकज जी बात कर रहे थे जो डिलिमिटेशन की। जनगणना कराने की हिम्मत नहीं हो, डिलिमिटेशन क्या होगा? जनगणना नहीं हो पा रही है आपसे। जो गरीब से गरीब दुनिया का देश अपने देश की जनगणना तो करता है 10 साल बाद। 2021 में ड्यू थी, 2025 आ चुका, वो भी अभी बीत गया 2 महीना, तीसरा महीना चल रहा है, कोई हवा नहीं है जनगणना की। कब होगी? 2011 के जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से आपकी सरकारी योजनाएं चल रही हैं। आपको पता ही नहीं है कि गरीब कितने हैं, कितने गरीब की सीमा के बाहर आ गए, शिक्षा कहाँ, स्कूल खोल रहे हैं, कहाँ अस्पताल खोल रहे हैं, मालूम ही नहीं है। अंधेरे में तीर चला रहे हैं। तो जातिवाद जनगणना बड़ा सवाल है, आरक्षण की लिमिट बड़ा सवाल है, आर्थिक गैर बराबरी बड़ा सवाल है, बेरोजगारी बड़ा सवाल है। इन सवालों पे चर्चा होनी चाहिए, बजाय ये कि हम गड़े मुर्दे उखाड़े। औरंगजेब के समय डेमोक्रेसी नहीं थी, उसको आज के पैमाने के हिसाब से आप नहीं उसकी वो कर सकते तुलना। जिनके जो डेमोक्रेसी के में जो नेता हैं वो कितने बड़े तानाशाह हैं, कितने बड़े वो ह्यूमन राइट की हिमायती, जरा वो भी तो देख लीजिए। तो इसलिए ये सब जो बहस है, और मुसलमान बेचारा उसको टारगेट करते हैं इसलिए कि मुसलमान की आड़ में आप आरक्षण खत्म कर रहे हैं, दिखा रहे हैं मुसलमान को। वो राहुल गांधी ने कहा था ना कि जादूगर होता है, वो आग जलाता है और फिर कुछ खेल कर देता है। तो आप जो है ध्यान भटकाने के लिए कभी आप औरंगजेब ले आते हो, कभी कुछ ले आते हो, कभी कुछ ले आते हो। सवाल ये है, झूठ ऊपर झूठ, कभी कुछ ढूंढ रहे हो, मूर्तियां ढूंढ रहे हो। आपने उत्तर प्रदेश के युवाओं को कहाँ लाके खड़ा कर दिया है? यूरोप के जो देश हैं जो आपसे कितना आगे हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग जाके कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दे, लड़ाकू जहाज उससे खरीदने जाते हैं, उनका युवा मस्जिदों के सामने डांस नहीं कर रहा है। वो रिसर्च कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, वो नए नए सॉफ्टवेयर बना रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगा हुआ है। वो मस्जिदों के सामने डांस नहीं कर रहा है। तो सवाल ये है कि आप इस वक्त क्या मुद्दा उठाएंगे? राष्ट्र की, देश के निर्माण की बात तो हो ही नहीं रही है। तो देश के निर्माण की बात करें, ये आरक्षण छुपाने के लिए जातिवाद जनगणना न करानी पड़े, आरक्षण के नौकरियां खत्म करें, आप मनुवाद को स्कूल कॉलेज के करिकुलम में ले आए, मनुस्मृति को, ये सब काम चल रहा है। रिसर्च और नई टेक्नोलॉजी, नया इंडस्ट्री, कैसे हम हेल्थ के सेक्टर में बढ़ाएं, कैसे कॉलेज में बढ़ाएं, स्कूल बढ़ाएं, रोजगार कैसे हो, ऐसा तो हो ही नहीं। कोई वो नहीं है। हम लोग ईवीएम स्कैम बिहाइंड, पीछे एग्जिट पोल, गोदी मीडिया, वो गधे को सिंह बनाने को सारे देश को बर्बाद कर दिया। राजीव जी अभी अंदाज नहीं है
कि 2 अप्रैल के बाद जो अमेरिका करने जा रहा है उसका कितना बड़ा असर भारत की अर्थव्यवस्था पे आ रहा है। इमीडिएट नहीं आएगा, लेकिन वो एक प्रोसेस में आएगा। वो प्रोसेस ऐसा होगा कि भारत के विकास की गति को पीछे करेगा। वो तो पूरी पीछे दुनिया हो गया। लड़ रही है, भारत को भी लड़ना चाहिए। ये पिकनिक मनाने का समय नहीं है किसी उद्योगपति के चिड़ियाघर में जाके। ये इस वक्त जो है वो रियल इश्यूज को सामने से फेस करने का, उसका सोल्यूशन निकालने का है। पीयूष गोयल जी गए हुए वहां पे अमेरिका। जी मोदी जी तो गए थे, इंतजाम किया था जाने का। पीयूष गोयल को तो बुलाया गया है। अभी आप देखिए कि एक छोटी सी और बात बता दूं, जो मैं परसों 3-4 दिन पहले आप यहाँ इसी जगह पे चर्चा भी की थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी रिफाइनरी के लिए रशिया से डील किया है। एक बूंद तेल नहीं आ पाया अभी तक। $13 बिलियन की सालाना की वो है, 5 लाख गैलन पर डे का। एक बूंद तेल नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि अमेरिका ने उन तेल वाहकों पे प्रतिबंध लगा दिया। आप क्या कर रहे हैं हरदीप पुरी और विदेश मंत्री? या मोदी जी अगर आपके दोस्त ट्रंप है तो हटवा दीजिए। अपने दोस्तों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। मतलब 1/3 तेल हमारा रशिया से आता है। अगर रशिया के वेसल्स पे प्रतिबंध लगेगा, हमारे एनर्जी क्राइसिस होगा। फिर वो $3 $4 सस्ता मिलता है हमको तेल, क्योंकि लॉन्ग टर्म डील से आप जानते हैं। तो हमारी बेसिक चुनौती अर्थव्यवस्था है, देश का विकास है, वो है। और अपना बुलडोजर ही बनाए भाई, इंग्लैंड से क्यों लाए? जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कुछ है और उन मसलों को, उन बातों को दबाने की कोशिश और उस पर औरंगजेब को लाने की जो यहाँ लाते रहे हैं, इच्छा या चाहत की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ें आती रही हैं जिस पर और अब अंग्रेजों ने ही मुगलों को भगाने की बात भी यहाँ चल रही थी। तो लेकिन सुनील शुक्ला जी, ये बुलडोजर हो, मजा चखाना हो, इलाज करना हो, ये सब उत्तर प्रदेश से ही इसकी शुरुआत क्यों होती है? बड़ा राज्य है, इस राज्य के लोगों के इस देश के सियासत में बड़ी दखलंदाजी है, और आप उत्तर प्रदेश से नहीं होगी तो कहां से होगी? तो वड़ा प्रधान के बंगला की चाबी उत्तर प्रदेश में है, ज्यादा सीटें है ना। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस थी। अगर आप याद कीजिए, जो एक इनकाउंटर में मुंह से आवाज निकाल रही थी गोली चलाने की, यही अभी हमारे ही राज्य में हुआ है। जिन चीजों पे आपको शर्म आनी चाहिए वो चीज आप बड़े दावे के साथ कहते हैं। ये भरत शर्मा जी ने कहा कि 10,000 रुपए में होटल मिल रहा था। कौन होटल वाला मिल रहा था? मुझे शर्मा जी बता दें। 50,000 60,000 रुपए के नीचे कोई बात नहीं कर रहा था। 10,000 तो कोई मिल रहा था तो एहसान मानेगा भरत जी का, अगर इन्होंने किसी को दिलवा दिया होगा तो। और कोई पूछने वाला नहीं था। ये जो औरंगजेब को भगाने वाले लोग हैं, इसी को मेले के दौरान उन मोटरसाइकिल वालों से नहीं पूछ रहे थे कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। उन ठेले वालों से नहीं पूछ रहे थे कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। उस ई रिक्शा वाले से नहीं पूछ रहे थे कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। जो आए थे और जिनके लिए धर्म का अलग जगा रहे थे लोग। आप जो बेसिक सवाल ही है कि 300 साल पहले, 300 से ज्यादा साल पहले कोई शासक था। हाँ, आज इस हिंदुस्तान में तो कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं। हो सकता है कि अमेरिका में कोई हो, क्योंकि आज ट्रम्प साहब कल बताए गए कोई 360 साल का व्यक्ति है जो जिंदा है वहां। हमारे देश में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो औरंगजेब को देखा हो। और उसको लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, क्या बोल दिया क्या नहीं बोल दिया। सब झूठ। किसी शासक के बारे में इतिहास उसकी समीक्षा करता है। इतिहास हमको भी नहीं आते, और मैं भी प्रशांत जी के साथ ही हूँ। मैं भी भाग खड़ा होता हूँ इतिहास के नाम से। मैं तो राकेश पाठक जी को बहुत, भरत जी को धन्यवाद देता हूँ कि लोग कितनी नाम और तारीखें और सन सब याद है।
हम मतलब इतिहास के नाम से मुझे कभी छूट जाती है। तो लेकिन सवाल इतिहास याद करते कुछ नहीं करते। एक शासक था उस शासक का विरोध करने के लिए तो उस समय हम नहीं खड़े हुए, बल्कि उस समय उस शासक आप साथ दे रहे थे। अगर आप समीक्षा करना चाहते हैं तो आपको यह समीक्षा करनी चाहिए कि उतना क्रूर शासक के दौर में हम कहां थे, हमारे पूर्वज क्या कर रहे थे, और कम से कम उससे हम सीख लें कि हम किसी क्रूरता का सामना को बर्दाश्त नहीं करेंगे, या हम क्रूर नहीं होंगे, या हम ऐसे शासन व्यवस्था लाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न रहे। एक शासक जिसके प्रति आपके पास आप उससे उतने नाराज हैं कि आप एक निर्वाचित विधायक को आपने पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। वह अपनी वसीयत में, जो भरत जी ने बताया, अपनी वसीयत में लेके गया कि मेरी कोई शिनाख्त नहीं रहनी चाहिए, ऐसा कोई कब्र बने जिसमें यह पहचाना जा सको कि मैं यहां दफन हुआ था। और दूसरी तरफ जीते जी इस देश का कोई दीवार आप नहीं छोड़ना चाहते हैं जहां आपकी फोटो लग जाए, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ना चाहते हैं आप। अगर किसी की लगी हुई है तो उसको हटा करके अपना चिपका देना चाहते हैं। आपकी बात में जो आज के दौर में तो बहस ये होनी चाहिए, चर्चा ये होनी चाहिए कि आखिर जिन समस्याओं से देश गुजर रहा है उसका मुकाबला कैसे किया जाए। उसमें तो कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा काम करने की तैयारी है नहीं, ओनली झूठ विषयों की चर्चा करते रहते हैं। वह नाविक 30 करोड़ रुपया के साथ वो बात कर रहे हैं कि उसने कमा लिया। मतलब एक बार से जिस जगह से वो नावें चलती थी, मैं शहर का विद्यार्थी रहा, वहीं पढ़ा लिखा हूं मैं जी। उस जगह से एक संगम तक जाने के बाद दोबारा ले जाने में नावे की सांस उखड़ने लगती है। 130 नावों का मालिक सामान्य नावे में मल्लाह निषाद हो सकता है, एक कल्पना से परे बात है वो। और अगर ऐसा है तो ये 80 करोड़ लोगों को तो 5 किलो अनाज देना ही नहीं चाहिए। ये संख्या बेमानी है। बिल्कुल। अगर 130 नाव रखने की क्षमता ये हम इस उत्तर प्रदेश के निषादों में से किसी के पास है तो बहुत बड़ी चीज है ये। ये सरकार इस सरकार को इस पे शर्म आनी चाहिए। एक महिला की फोटो बहुत वायरल हुई, आप सभी ने देखा होगा, जो अपनी मदर इन लॉ को अपने पीठ पर रख करके संगम स्नान कराने ले जा रही है। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि किसी महिला को अपनी सास को अपने पीठ पर लादना पड़ रहा है। 7,000 करोड़ रुपया खर्च करके आप किसी महिला को यह आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं कि अगर आपके बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनको संगम तक ले जाने की व्यवस्था हम कर देंगे आपके लिए। इतने व्हील चेयर्स रहेंगे यहाँ पर और आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। उस महिला के लिए तो गौरव का विषय हो सकता है कि ठीक है, एक उसने अपने दायित्वों का बोध उसके पास है, लेकिन हुकूमत के पास ही इस बात की अनुमति नहीं हो सकती। बीजेपी वालों को झूठ बोलने में माहिर है, लेकिन यदि उसमें ही पीठ थपाने वाले लोग हैं। आज अभी आप बात सही की गई कि आज ये बात करने के लिए तैयार नहीं कि अंग्रेजों ने क्या किया, कितना इस देश का दोहन किया। अंग्रेजी की बात छोड़ो, आप क्या करते हैं? उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार आप नहीं है। लेकिन मुगल साहब, क्योंकि वही आपको हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी है सुबह शाम तक, आप इनसे अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि देश के जो ज्वलंत विषय है उस पर कोई चर्चा हो जाएगी तो संभव ही नहीं है, क्योंकि उस समस्या का कोई समाधान इनके पास नहीं है, कुछ करना नहीं इनके है, पास नहीं है, इसीलिए झूठ बोलते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार के पास आज तक कोई रूपरेखा नहीं है जो ये बता ले कि अगर यहाँ से प्रतिवर्ष जो इंजीनियरिंग के छात्र निकलते हैं वो करेंगे क्या, उनको कहाँ आप समायोजित करेंगे। ये जो बेरोजगारों की फौज खड़ी होती चली जा रही है वो कहाँ जाएगी। प्रशांत जी चिंतित है कि जनगणना नहीं हो पाई। अरे क्या करेंगे जनगणना करके आप? आपको शिक्षा के बारे में कोई नीति बनानी नहीं है, स्वास्थ्य के बारे में कोई नीति बनानी नहीं है, किसानों को कुछ पैसा बांट देना है, फिर रिकवरी की नोटिस भी दे देनी है, जीएसटी लागू कर देंगे और उसके बाद साल भर के अंदर 50 संशोधन कर देंगे। तो आप क्यों पैसा खर्च करेंगे जनगणना कराने के लिए? जरूरत किस बात की आपको? आप अपनी जनगणना क्यों कराते हैं? क्योंकि आपको नीतियां बनानी होती है, कार्यक्रम बनाने होते हैं, जो समाज के कमजोर लोग होते हैं उनके बारे में आपको सोचना होता है, वो करना ही नहीं है।
और हमको ये पता है कि सनातन धर्म को मानने वाले कितने लोग हैं, 66 करोड़ 67 करोड़, हमने बता दिया कि आके वो नहा के चले गए, एक आह्वान पे चले आए। बाकी जो विकास के जो मानक है वो पहले धर्म का की स्थापना हो जाएगी, उसका बाकी चीजों की भी स्थापना हो जाएगी। धर्म से बड़ा क्या है? भाजपा जो बड़ा बाबा जूठा अपनी से धार्मिक उन्नति कर लेगा उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो त्यागी हो जाएगा, तपस्वी हो जाएगा, वह तमाम सुख सुविधाओं से अपने आप को अलग कर लेगा, किसी चीज की आवश्यकता उसको नहीं है। तो हमारी अगर यह सरकार और यह पार्टी केवल धार्मिक आख्यानों में लगी हुई हो, धार्मिक आयोजनों को विस्तार देने, उसको उसमें हाइप क्रिएट करने, सरकार नहीं है, ईवीएम सरकार है, ईवीएम पीएम है। इंडिया है लास्ट 10 ईयर नो पीएम। जो इस देश के लिए आवश्यक है। ट्रम्प साहब टैरिफ लगा रहे हैं, लगाते रहे, देखा जाएगा जो होगा। आज थोड़ा कुछ हो रहा है, उस समय देखा जाएगा। और अगर प्राथमिकता होती तो तुरंत ही उस पर प्रतिक्रिया करते, जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया। क्या आप असत्य बात कर रहे हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि आप तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि जो बिगाड़ना बिगाड़ लीजिएगा, लेकिन हम ये बात नहीं मानेंगे आपकी। युद्ध में पूरी तरह से अमेरिका के समर्थन पर निर्भर एक राष्ट्र, उसका ही प्रधान राष्ट्रपति कहा गया कि मैं आपके बात से असहमत हूं। लेकिन आपके पास जब प्राथमिकता उसको अपने देश को बचाने की प्राथमिकता है, उसको अपने देश की जो सीमाओं पर अतिक्रमण किया है रूस ने, उसको उससे वापस लेने की महत्वाकांक्षा है। आप अगर अतिक्रमण की कोई बात कर ले तो राष्ट्रद्रोही है, उसकी बात नहीं होगी। तो अपने भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा साफ है, आप उससे सहमत हो ये आपका विषय है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से अंग्रेज और बाबर का नाम कर लेती रहेगी। 81 nations. मस्जिद तक बाबर था, अभी चरित्र कर लिया गया औरंगजेब, वो चलेगा, और उसी का पीछे उनका समर्थक वर्ग चलेगा। इस देश के लोगों को सोचना है कि आखिर हम इस बहस में कब तक उलझे रहे हैं, इससे बाहर निकलने के लिए वो कौन सा प्रयास करेंगे। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मसलों पर लोगों को उलझा के रखना चाहती है। वो कर रही है कि हम लगातार ये गायन चल रहा है कि कुंभ में क्या हुआ, कुंभ में क्या हुआ, कुंभ में क्या हुआ। इस कुंभ के आयोजन में भी जो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी, उस जिम्मेदारी को उसने कहाँ मान किया जी। तीर्थयात्रियों को, पर्यटकों को, जितने हवाई जहाज चलाने वाली कंपनियां हैं, लूटा है उनको, बाम मरोड़ करके या अवसर का लेकर लाभ लेकर के उन्होंने उनको लूटा है, उनको सहूलियत कोई नहीं दी है। इलेक्शन स्कैम फंड। आप चिंतित कहना है कि साहब ई रिक्शा वाला ज्यादा पैसा ले लिया, बीजेपी 4000 स्कैम वाले ने बहुत ज्यादा पैसा ले लिया, चिटिंग कंपनी वाले बहुत ज्यादा पैसा ले लिया। जो आपके आंख के सामने हो रहा था उसका आप नियंत्रित नहीं कर पाए। ये जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स है, टैक्सी ऑपरेटर्स है, जो पंजीकृत है, उन्होंने बाकायदे लूटा है, और पूरा का पूरा इंतजामिया कान में तिल डालने पड़ रहा है, उसको उसके लिए गौरवगान कर रहा है होटल उद्योग। और अगर आप इससे आए हुए पैसे को अपनी आर्थिक उपलब्धि मानते हैं तो भला करे ईश्वर आपका, फिर आप कितने जवाबदेह हैं अपने नागरिकों के लिए, इस बात से प्रमाणित हो जाता है। तो मेरा प्रमाण